सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हम फिर दो हिस्सों में बातचीत करेंगे। पहले बातचीत छत्तीसगढ़ की, बाद में मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ में फैसला हो गया, कप्तान का फैसला हो गया। बहुत मेहनत की पार्टी ने तो वाइस कैप्टन के संदर्भ में भी फैसला दे दिया, पर बाकी टीम का सिलेक्शन बाकी है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। 54 सीटें 90 में से हासिल करके दिखाई और उसके साथ मुख्यमंत्री चयन के लिए आज विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में सारे अनुमानों के अनुसार कि नया चेहरा सामने आएगा। नया चेहरा सामने आया। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। 1-2 दिन में उनकी शपथ का कार्यक्रम हो जाएगा। साथ ही पार्टी ने यह भी फैसला किया कि इस बार छत्तीसगढ़ में हम भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। 15 साल सत्ता में रही थी भारतीय जनता पार्टी, कभी उप मुख्यमंत्री के पद पर किसी को नहीं लाया, पर कांग्रेस ने 5 साल के शासन में ही आखिरी दौर में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान आज ही कर दिया। 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरे सामने आए, उनमें एक वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, तो दूसरा नाम कवर्धा से प्रचंड जीत हासिल करने में सफल रहे युवा चेहरा विजय शर्मा, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पर सहित 13 खिलाड़ियों की टीम है। 3 सीटें भरी जा चुकी हैं। 10 सीटों पर कौन आएगा, कौन रह जाएगा? दावेदार कई हैं, अनारदसी हैं। किसके हिस्से में आएगा, ये सवाल सबके जहन में है। बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ गई है, क्योंकि वो अपने आप को दिग्गज समझते रह गए और उप मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे सामने आ गए। तो क्या माना जाए कि तमाम वरिष्ठ विधायक अब सामान्य विधायक की भूमिका ही निभाएंगे, या उनको हम मंत्री के तौर पर भी देख पाएंगे? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रुद्र अवस्थी हैं, बिलासपुर क्षेत्र के आप बड़ा चेहरा है पत्रकारिता जगत का। वहीं हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं, जो बस्तर इलाके का जाना पहचाना चेहरा है पत्रकारिता जगत का। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनीष जी से करते हैं। मनीष जी, बस्तर से चाबी आती है, पर मुख्यमंत्री सरगुजा से आया है। तो अब आपसे जानना यह है कि पदों के संदर्भ में समीकरण बिठाने की कोशिश है, कई नाम हैं, हवा में तैर रहे हैं। बस्तर इलाके की अगर बात करें तो 12 में से 8 सीटें जीत पाने में सफल रही है भाजपा। 3 बड़े नाम दिखाई देते हैं। केदार कश्यप 15 साल मंत्री रहे। लता उसेंडी कई साल मंत्री रही, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। विक्रम उसेंडी मंत्री रहे, राज्य में सांसद रहे और साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा भी कोई और नाम जिनके साथ संभावनाओं के स्तर पर मनीष गुप्ता जी देख रहे हैं ये हो जाएगा? क्या कहते हैं मनीष जी? तो इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन से लेकर के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री चयन तक का जो पूरा सफर रहा है, वो बेहद चौंकाने वाला रहा है। निश्चित रूप प्रकार से सरगुजा ने अच्छा प्रदर्शन किया, 14-0 से कांग्रेस को शिकस्त दी और बस्तर में 12-8 का जो एक स्कोर रहा, उसको देखते हुए ये तो लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं जो आदिवासी वर्ग है और आदिवासी समाज ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है, वोटों में कन्वर्ट किया है, कहीं ना कहीं उसका अधिकार भी बनता है और भारतीय जनता पार्टी इसका सम्मान भी करेगी, ऐसा लग रहा था। विष्णुदेव साय निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है और उनका अपना एक ऑरा भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं, सांसद भी रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो कोटा उन्होंने पहली बार जो है सरगुजा से मुख्यमंत्री का कोटा उन्होंने भरा है, तो निश्चित रूप से ये उस क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। रही बात बस्तर की, तो बस्तर में अभी आपके जो 3 मंत्री हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टीम, केंद्रीय टीम जो चौंकाने वाले निर्णय ले रही है, मुझे लगता है कि बस्तर में भी कुछ चौंकाने वाले निर्णय हो सकते हैं। जैसे कि एक तो जो पीसीसी चेयरमैन है दीपक बैज, उनको हराने वाले जो विधायक गोयल हैं, और स्वयं एक खूंटे के रूप में वहां पर खड़े रहे। मनीष जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपके साथ मुझे साउंड में दिक्कत आ रही है,
मैं अपनी पीसीआर टीम को कहूँगा आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करें। तब तक मैं रुद्र अवस्थी जी के पास चलता हूँ। रुद्र अवस्थी जी, बस्तर से ज़्यादा उलझन तो बिलासपुर और सरगुजा अंचल में हो गई। इतने लोग जीत गए और इतने बड़े बड़े लोग जीत गए, और विष्णुदेव साय तो मुख्यमंत्री हो गए, पर जो दूसरी दावेदार थी रेणुका सिंह, उनका क्या होगा? राम विचार नेताम इतनी बार के विधायक, 1993 से जाने कितनी बार विधायक रह लिए, सांसद रह लिए, उनका क्या होगा? गोमती साय अच्छी भली सांसद थी, सांसद ही छूट गई विधायकी के चक्कर में। किस लिए छूट गई? वो ओपी चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, उप मुख्यमंत्री तो सभी तय मान रहे थे, वो भी प्रतीक्षा सूची में आ गए। तो थोड़ा दृष्टि दीजिए ना, क्या समझ पा रहे हैं आप भाजपा की सियासत को? और ये सारे नामों के बीच में अगर आप बात करें, वो तो गनीमत है कोरबा और जांजगीर में कि जरा जनता ने ठीक से सफाया कर दिया तो वहां से दावेदार लिस्ट में नहीं है। तो केवल बिलासपुर और लोरमी पे आ जाएं अगर मुंगेली जिले में, तो अभी देखिए पुन्नूलाल मोहले, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, क्या होगा भाजपा का? सारे मंत्री यहीं से आ गए, तो रायपुर, बस्तर और दुर्ग क्या करेंगे? सर, ये जो बात मनीष जी अभी कह रहे थे कि भाजपा जिस तरह से राजनीति में अपने फैसले कर रही है, चौंकाने वाले फैसले शुरू से करती रही है, इसलिए बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए कायदे से मुमकिन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो हमारे एक पैमाने रहे हैं, जिस आधार पर हम ये सोचते हैं कि किसे किसे मंत्री बनाया जा सकता है, आपने सरगुजा के रामानुजगंज सीट से चुने हुए रामविचार नेताम जी से लेकर पुन्नूलाल मोहल्ले जी और धर्मलाल कौशिक जी तक आपने सारे नाम सामने रखे और ये बड़े नेता चुन के आए हैं, तो निश्चित रूप से ये सवाल बहुत गंभीर है कि इनमें से कितने लोग, आखिर केवल 10 सीटें हैं या 10 जगह है जिसमें भरना है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी इस बात को देखा जाएगा कि जैसे रामविचार नेताम है और रेणुका सिंह है सरगुजा क्षेत्र से, तो महिला होने के नाते रेणुका सिंह को अवसर मिल सकता है, ये संभावना लगती है। और उनका नाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की रेस में भी रहा है, इसलिए उन्हें आगे किया जा सकता है। रहा सवाल गोमती साय का और ओपी चौधरी, वो चूंकि दोनों रायगढ़ विधानसभा जिले के रायगढ़ इलाके से आते हैं, रायगढ़ जसपुर से, तो वहां से चूंकि विष्णुदेव साय अब एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम तय हो चुका है, उस स्थिति में निश्चित रूप से लगता है कि ओपी चौधरी या गोमती साय में एक नाम आएगा। और ओपी चौधरी को चूंकि उनका नाम भी एक उप मुख्यमंत्री के रूप में रेस में रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें भी अवसर देंगे। रहा सवाल अब रुद्री, थोड़ा नतीजे पे पहुंचेंगे, क्या है, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, तो बात बनेगी नहीं ना। ये तो सबको पता है, ये भी हो सकता है, 54 में कोई भी हो सकता है। थोड़ा नतीजे पे पहुंचे। तो हम जब सरगुजा अंचल की बात करते हैं, खासतौर पर अंबिकापुर तरफ की, तो 3 नाम वहां से निकालता हूं। एक नाम रामविचार नेताम, दूसरा नाम रेणुका सिंह, और एक और तीसरा नाम है जो पहले मंत्री रह चुके हैं, भैयालाल रजवाड़े। वह आपसे जानना यह है कि रुद्र अवस्थी अगर खुदा ना खास्ता चयन समिति के प्रमुख हो जाएं, तो इन 3 में से कौन कौन से नाम 10 के अंतर्गत फिल करेंगे? रुद्र अवस्थी। पार्टी भले मौका ना दे, हम तो अपने कार्यक्रम में आपको मौका दे देते हैं। रुद्र जी, इतने पुराने संबंध है अपने। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद सर। मैं एक चीज तो मुझे लगता है, इस नजरिए से देखें तो रेणुका सिंह को ही मंत्री बनाए जाने की मुझे, अब क्योंकि मैं उम्मीद ही इसलिए कहूंगा कि ये मेरे हाथ का फैसला नहीं है। नहीं, आपने दूसरा चला है तो एक सीट आपने भर दी, अब आ जाए 2 भरना चाहेंगे या 3 में से एक पे ही आपका काम चल जाएगा? नहीं सर, मुझे लगता है कि वो रेणुका सिंह को ही जगह मिलेगी। उसके पीछे भी एक 2 लाइन बोल सकता हूं मैं कि वो एक तो महिला है, वो महिलाओं ने जिस तरह से बीजेपी को इस चुनाव में समर्थन दिया है, उसकी भी भरपाई कर सकती हैं। और जो सरगुजा अंचल में एक तरह से कांग्रेस का सफाया करके लोगों ने कांग्रेस को, बीजेपी को वोट दिया है, इसलिए भी उन्हें अवसर मिल सकता है, ये मुझे लगता है। तो कुल मिला के एक नाम। दूसरा और क्लियर कर लेते हैं आपसे अभी इस चरण की बातचीत में। ओपी चौधरी, गोमती साय, 9 सीट बची है। चौधरी का नाम आएगा, ये मेरे दृष्टिकोण से ये नाम उपयुक्त लग रहा है मुझे।
तो कुल मिला के गोमती साय को घर बिठा रहे हैं, अपनी तरफ से रुद्रवस्ती ओपी चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं, टीम में जगह दे रहे हैं। तो कुल मिला के अब हमारे पास 8 सीट बची है। अब मैं जरा बस्तर इलाके से भी टीम चयन करवाने की कोशिश करता हूँ। मनीष जी से फिर जोड़ता हूँ। मनीष जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल। तो मनीष जी, अब मौका आपका है। आजकल आईपीएल का ऑक्शन चलता है ना, यहाँ पे ऑक्शन नहीं हो रहा है, पर एक फ्रेम करने की कोशिश तो करते ही हैं अपन लोग। तो आप बताएं, इतने नाम आपने, एक नया नाम दे दिया था विनायक गोयल के रूप में, तुरुप के इक्के के तौर पे। तो बस्तर से कितनी सीट भरना चाहेंगे आप? 12 में से 12 विधायक चुने जाते हैं, 8 चुने गए हैं भाजपा से। भाजपा कितने लोगों को मौका देगी अपनी इस टीम में बस्तर से? 8 सीटें बची है मेरे पास। मुझे लगता है कि बस्तर का जो अधिकार है या भारतीय जनता पार्टी 3 मंत्री जो है ना बस्तर से देना चाहेगी। और जिस प्रकार से बस्तर का वातावरण है या आने वाले समय में लोकसभा के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे पहला नाम केदार कश्यप का लगता है। केदार कश्यप जो है वो सेंट्रल बस्तर से आते हैं, हालांकि पहले मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन सबसे अनुभवी और कद्दावर चेहरा आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो है वो केदार कश्यप का है। दूसरा नाम जो है मुझे ऐसा लगता है कि लता उसेंडी आ सकती हैं। और तीसरा जो है एक विक्रम का नाम मुझे सामने आ रहा है। तो विक्रम या दंतेवाड़ा में एक जो अभी विधायक निर्वाचित हुए हैं, मुझे लगता है ये 3 मंत्री पद के हिसाब से इनको मतलब जगह देना चाहिए, तो ताकि बस्तर का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके। मनीष जी, आप ये बताओ, बामुश्किल हमारी बातचीत को 5 मिनट हुए हैं, आपने विनायक गोयल को 5 मिनट में निपटा दिया। जब हम पहले बातचीत कर रहे थे तो आप प्रदेश अध्यक्ष को हराने वाले विनायक गोयल का उल्लेख कर रहे थे, और हम दोबारा आपके पास आए तो विनायक गोयल को आपने गोल कर दिया, गोयल जी को, और आप चैत्रा मटामी का नाम देने लगे दंतेवाड़ा का। ऐसा आपने क्यों किया मनीष जी? नहीं, उसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि दक्षिण बस्तर जो है जिसमें 3 जिले आते हैं, कहीं ना कहीं बीजापुर, सुकमा और आपका दंतेवाड़ा, इन तीनों जिलों में जो नक्सलवाद की समस्या है और वो जिले सबसे ज्यादा विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। और जो सर्वाधिक पोटेंशियल है उसमें दंतेवाड़ा का है। दंतेवाड़ा से जो डीएमएफ की जो बयार निकलती है वो पूरे बस्तर को सींचती हुई और विकास के मापदंड जो है ना वो स्थापित करती है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से कर्मा परिवार को, हालांकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है दक्षिण बस्तर से, इसलिए मुझे लगता है कि उनका दावा विनायक गोयल के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। तो चैत्रा मटामी डीएमएफ की बयार के चलते ज्यादा वजनदार महसूस हो गए मनीष जी को। पर मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगा, जितनी कठिन परिस्थितियां प्रदेश में हैं उसमें थोड़ा आप अपने इलाके को एडिशनल फेवर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे, अतिरिक्त प्रतिसाद देने की कोशिश तो नहीं कर रहे, अतिरिक्त महत्व देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? 8 विधायक जिताकर भेजो आप मनीष जी बस्तर इलाके से, और 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 3 पदों पे कब्जा कर लेना चाह रहे हो मनीष जी। आप इतनी जाति क्यों कर रहे हो बाकी इलाके के साथ मनीष जी? 54 सीटों में बांटना है भाई पदों को। नहीं, देखिए, पहले भी बस्तर से 3 मंत्री रहे हैं और जिस प्रकार से बस्तर का जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, बस्तर में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बस्तर को एक विशेष स्थान देना चाहिए। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर दूसरी सुविधाएं नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बस्तर की जनता बड़ी उम्मीदों की नजर से देख रही है। दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछले अगर हम कार्यकालों का अगर वो देखें अनुभव, तो जो मंत्री रहे हैं वो मैक्सिमम मंत्री जो है वो अपने अपने इलाकों में ही सिमट करके रह गए हैं। चाहे लता उसेंडी का मामला हो, चाहे केदार कश्यप जी का मामला हो, कोई भी मंत्री जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ को नहीं देखता। ऐसी स्थिति में बस्तर में अगर दक्षिण बस्तर को आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो वहां को लेकर के मुझे लगता है कि न्याय नहीं होगा। न्याय नहीं होगा। तो अब खैर नतीजे पर आए, आपने 4 नाम दिए, 3 सीटों पर आप कब्जा करना चाहते हैं, तो 4 में से 3 नामों को वरीयता क्रम में देंगे क्या? केदार कश्यप, लता उसेंडी और चैत्रा मटामी। तो कुल मिलाकर विक्रम उसेंडी वेटिंग लिस्ट में मनीष जी के अनुसार। तो अब हमारे पास 5 पद बच रहे हैं मनीष जी के अनुसार, पर हम 6 तक की भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बस्तर का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत उदार होने पर ही 3 सीटें बस्तर को देने के लिए बाध्य कर सकेगा। मनीष जी जो कि बस्तर में ही रहते हैं, तो अब बस्तर में रह रहा हुआ आदमी बस्तर को इतना भी फेवर कार्यक्रम में न दे
तो फिर जाके जाती नहीं हो जाएगी। तो मनीष जी मैं आपके साथ हूं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और रुद्र जी वापस आपके पास आता हूं। आ जाए जरा बिलासपुर अंचल की तरफ, कितने बड़े बड़े नाम हैं। तो एक नाम की जगह तो पक्की हो गई, हालांकि अब बनवाना तो उन्हें रुद्र जी मुख्यमंत्री चाहते थे, पर अभी अब उप मुख्यमंत्री पर ही संतोष कर लो अरुण साहब जी के रूप में। पर बाकी नामों के संदर्भ में बताइए। पुन्नूलाल मोहले, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, ये 4 कद्दावर चेहरे सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। क्या इनको आप मंत्रिमंडल में देख पा रहे हैं, या इन चारों को आप मंत्रिमंडल में नहीं देख पा रहे हैं? जो भाजपा की रीति नीति चल रही है उसके अंतर्गत ये सवाल है आपसे। जी, उस रीति नीति के तहत मुझे लगता है कि जो 4 नाम आपने लिए हैं उसमें से कम 3 नाम तो मंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं जी। जिनमें अगर नाम लेने की बात है, अब अरुण साव तो डिप्टी सीएम हो गए, ये खबर है जी। और उसके आगे मुंगेली विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतने वाले और 1984 से लगातार कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं, अनुसूचित जाति के समुदाय से आते हैं पुन्नूलाल मोहले। वो पिछले बार भी मंत्री थे और इस बार भी संभावना मुझे लगती है कि उनको दिया जाएगा कि वो मंत्री बनाए जाएंगे। और अमर अग्रवाल भी बिलासपुर से विधायक हैं और उसके पहले भी मंत्री रहे हैं, उन्हें भी इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और 2 नाम मुझे धर्मजीत और धर्मलाल कौशिक में से अगर आप कहें तो मुझे लगता है कि अगर धर्मजीत सिंह मंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो आने वाले समय में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी उनको अवसर मिल सकता है, ऐसी स्थिति है। फिर और धर्मलाल कौशिक भी पिछड़े वर्ग के हैं, वे अभी तक स्पीकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और वो ओबीसी समुदाय के बड़े नेता है। उनके नाम पर मंत्री के रूप में मुझे लगता है कि उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। भाई ऐसा है कि जब भी क्रिकेट टीम बनती है ना रुद्र जी, तो कई दावेदार होते हैं पर फिर भी उस सीटों में फिट किया जाता है। तो क्या चाहते हैं आप? बस बिलासपुर अंचल से कितने लोग ले लोगे? अरुण साहब भी ले लोगे, पुन्नूलाल मोहले भी ले लोगे, धर्मलाल कौशिक जी भी ले लोगे, अमर जी भी ले लोगे, धर्मजीत जी भी ले लोगे, कर लोगे आप ऐसा? इसकी एक वजह है ऐसा सोचने के पीछे। जो बिलासपुर का अविभाजित जिला है जिसमें बिलासपुर है, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही है, यहाँ की सीटों को अपन देखें तो 12 सीटें होती हैं। इन सीटों में अभी वर्तमान में 7 सीटें जो है वो बीजेपी जीत के आई है। उस स्थिति में जो खासकर जो बिलासपुर है, जो जहां पर मुंगेली और बिलासपुर मिला के यहाँ पर जो पुराना जो उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो ही रिपीट हुआ है, बल्कि उन्होंने लोरमी सीट जो पिछले बार जीती नहीं थी वो इस बार लोरमी सीट भी जीते हैं, मरवाही सीट भी उनके पास। अरे रुद्र जी आप इस पैमाने पर जाएंगे, रायपुर जिले की 7 की 7 सीटें जीत ली, क्या करें? मनीष जी थोड़ी मदद कीजिए ना मेरी। धमतरी जिले के अंतर्गत माननीय अजय चंद्राकर जी जीत के आए हुए हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी जीत कर आए हुए हैं, सम्मान्य राजेश मूणत जी भी जीत कर आए हुए हैं, उड़िया समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पुरंदर मिश्रा जी भी आए हुए हैं, खुशवंत साहेब सतनामी समाज के धर्मगुरु वो भी जीत कर आए हुए हैं। ऐसी उलझनों के बीच में हमारे पास में कुल 5 सीटें बची थी। अगर 3 पे आप कब्जा कर लें, आपके कब्जे को और काट दूं तो 6 सीटें बची थी, तो उनमें से 4 पे कब्जा करने की मंशा रखते हैं रुद्र अवस्थी जी। थोड़ी मदद कीजिए ना आप। रायपुर अंचल से किसको बिठाना चाहेंगे टीम में? देखिए, रायपुर अंचल का जो मामला है वो बहुत पेचीदा है और जिस तरीके से इस बार रायपुर जिले ने मतलब प्रदर्शन किया है वो अद्भुत रहा है। 7 की 7 सीटें जीतना और जिस प्रकार के कद्दावर नेताओं का वहां प्रेजेंस है, निश्चित रूप से ये बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है। पर मुझे लगता है कि उसके बावजूद आपको कम से कम एक जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो अगर हम जाति गणना के हिसाब से बात करें तो एक अनुसूचित जाति वर्ग से और एक ओबीसी से और रायपुर शहर की अगर हम बात करें तो शहर में मुझे लगता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल
का जो है वो स्थान मुझे लगता है मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। नहीं, मिलना भी चाहिए। तो बृजमोहन अग्रवाल सबसे वरिष्ठ विधायक हैं मनीष जी, 8वीं बार चुने गए हैं और सबसे बड़ी जीत के साथ चुने गए हैं। इसके बावजूद भी आज फैसला क्या हुआ है? फैसला ये हुआ है कि सम्मान्य विष्णुदेव साय राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। फैसला ये हुआ है सम्मान्य अरुण साहब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे। और फैसला ये भी हुआ है मनीष जी कि सम्मान्य विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री होंगे। तो उसके बाद होना भी चाहिए। और क्या होगा, इसको लेके कोई असमंजस महसूस नहीं करते मनीष जी आप? निश्चित रूप से देखिए, ये जो इस बार का जो चुनाव है, मैंने पहले ही भी कहा है कि बड़ा चौंकाने वाला चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। मुझे लगता है कि जो वरिष्ठों की जो सूचियां हैं, ये संभवतः आखिरी अवसर होगा जिनमें से कई नेताओं को अगली बार तो टिकट के लाले पड़ जाएंगे। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो जातिवाद का जो एक वातावरण निर्मित हुआ है, आप ओबीसी और ट्राइबल इनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं पर जो अनुसूचित जाति वर्ग का भी है, जो जाति के आधार पर इस छत्तीसगढ़ की जो राजनीति चल रही है, वो आपके लिए कंपलसरी है और उनको आपको कहीं ना कहीं फुलफिल करना ही होगा। और दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि जिस प्रकार से हो सकता है ऐसी स्थितियों में आपको रायपुर में कंप्रोमाइज करने के लिए जो है ना बस्तर और बिलासपुर से कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ सकता है। इस प्रकार से पिछली विधानसभा चुनाव में मनीष जी अब हमारे वाले परामर्श का पालन करने के संदर्भ में तत्पर हुए, बोले भाई कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है, होना तो चाहिए 3 सीटें पर, कुछ कम करना पड़ सकता है। तो मनीष जी को भी दुविधा समझ में आ रही है, पर दुविधा को थोड़ा और बढ़ाता हूं रुद्र अवस्थी जी आपके साथ में। अभी हम बात कर रहे थे क्षेत्र को लेकर, थोड़ा जातीय समीकरण को लेकर भी बात करें। कुर्मी और साहू पिछड़े के अंतर्गत साहू से एक अरुण साहब आ गए, इतने में साहू समाज संतुष्ट हो जाएगा या आपको लगता है कि एक साहू की जरूरत और पड़ेगी? और अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो फिर अजय चंद्राकर बनाम धर्मलाल कौशिक किसकी पसंद के साथ जाना चाहेंगे रुद्र अवस्थी जी आप? जी, मुझे लगता है सर कि क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से, क्योंकि सभी सीटें और सभी जो मंत्री पद है वो केवल बिलासपुर को दे दी जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो वो धमतरी और रायपुर का जो बस्तर से जुड़ा हुआ हिस्सा है उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए अजय चंद्राकर को अवसर देना चाहिए, ये मुझे लगता है सर। और आपने कहा तो साहू समाज से भी केवल अरुण साहू को डिप्टी सीएम या एक मंत्री बना देने का ही पर्याप्त नहीं होगा, उनको भी अवसर देना जरूरी होगा, क्योंकि ये जो साहू समाज है ये पहले भी बीजेपी के साथ माना जाता रहा है। और आप देखिए बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो साहू समाज से आते रहे हैं और उनको अवसर भी इस समाज ने दिया है। उस पर मुझे लगता है कि ये अवसर है भाजपा के लिए भी कि वो उस समाज को भी उनके बीच एक विश्वास को और मजबूत करने के लिए इस वर्ग का और एमएलए सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का भी संदेश देना जरूरी है। तो देखिए मनीष जी, ऐसा नहीं है कि आप ही मन से उदार है, हमारे रुद्र अवस्थी जी भी उदार हैं। जैसे ही चर्चा का थोड़ा विस्तार हुआ ना तो उन्होंने भी अपनी दावेदारी घटा ली बिलासपुर की, बोले नहीं ऐसा नहीं कि बिलासपुर को ही सब मिलना चाहिए, औरों को भी मिलना चाहिए, धमतरी को मिलना चाहिए। तो ऐसी उदारता के साथ ही फैसले पे पहुंचते हैं लोग। तो बहरहाल रुद्र अवस्थी जी कह रहे हैं भाई साहू में किसी और को भी मिलना चाहिए। तो साहू में किसको मिलना चाहिए? राजेंद्र से जो साहू जी जीते उनको मिलना चाहिए, या जिसने कमाल कर दिया साजा से रविंद्र चौबे को हराकर उस ईश्वर साहू को लेकर भी हमें कोई उम्मीद करनी चाहिए? क्या कहते हैं मनीष जी? जैसा खेल भाजपा खेल रही है, जैसा प्रदर्शन भाजपा कर रही है, उसमें ईश्वर साहू एक स्टेप और ऊपर आप देखने के लिए तैयार हैं कि नहीं अभी तो यहीं पे रोक के रखो भाई, कितनों को तुरंत ऊपर उठा दोगे? मुझे लगता है जिस प्रकार का चमत्कारी खेल ईश्वर साहू ने किया है और जितने नाटकीय तरीके से उनको टिकट दिया गया है, और ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी उनको
मंत्री बनाती है तो मुझे लगता है कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये साहू समाज के लिए या उनके साथ जो अन्याय हुआ है, ये उसके लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट भी करना चाहेगी, क्योंकि जो उस इलाके का जो वातावरण निर्माण के रूप में वो सीट बहुत महत्वपूर्ण थी। और रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर नेता को सिर्फ वातावरण और एक ध्रुवीकरण के तहत जो है ना भारतीय जनता पार्टी हरा पाई। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा के में लाभ मिलने और एक वातावरण को लगातार बनाए रखने की दृष्टि से मुझे लगता है कि वो साहू जी का जो अधिकार जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है उसको ज्यादा वेट देगी। तो कुल मिलाकर ईश्वर साहू अगर आपको आगे एक और भूमिका में दिखे तो अचंभे की जरूरत नहीं है, समीकरण ऐसा बताते हैं। और जब मोहम्मद अकबर को हराने के एवज में विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो भाई रविंद्र चौबे को हराने के एवज में ईश्वर साहू महज मंत्री नहीं बन सकते क्या? सवाल है ना। पर अब एक और दुविधा है, सतनामी समाज की बड़ी बहुलता है बिलासपुर इलाके में, इसलिए रुद्र अवस्थी जी ये सवाल आपको देता हूं। एक है दयालदास बघेल, जिन्होंने नवागढ़ से गुरुजी को हराया है। रुद्र गुरुजी भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में मंत्री थे, हरिवारा छोड़ के नवागढ़ पहुंचे थे, तसल्ली से हार गए क्योंकि दयालदास बघेल उन्हें तसल्ली से हरा दिए। दूसरे गुरु हैं, नाम है उनका खुशवंत साहब, सम्मानीय बालदास जी के बेटे हैं, आरंग से चुनाव लड़े। तमाम भाजपाइयों ने जो है चोटी खोल ली थी कि इस आदमी को क्यों चुनाव लड़ा दे रहे हो, छोड़ेंगे नहीं। पर बाद में नतीजा ऐसा आया कि उन्होंने शिव कुमार डहरिया जैसे कद्दावर मंत्री को हरा दिया। तो अब आपसे सवाल यह कि किसके साथ जाना चाहोगे? गुरु को जिसने हरा दिया उसके साथ जाना चाहोगे या जो गुरुजी जीत गए उनके साथ जाना चाहोगे? खुशवंत साहब बनाम दयालदास बघेल, रुद्र अवस्थी जी किसको चयन के तहत चुनना चाहेंगे आप? मेरी समझ में सर कि जो गुरु रुद्र कुमार को हराने वाले दयालदास बघेल हैं वो सबसे उपयुक्त है मंत्री पद के लिए। एक तो पहले का भी अनुभव रहा है और उसके साथ साथ में वो जो एक मंत्री को भी चुनाव उन्होंने हराया है, तो अनुभव को भी देखते हुए उनको अवसर देगी बीजेपी, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा मानते हैं। तो अब हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमारे साथ जो दोनों प्रबुद्ध पत्रकार हैं, दरअसल उन्होंने प्रयोग के स्थान पर वरिष्ठता को अवसर देने की वकालत की है। उनका मानना है कि भाई आपने नए प्रयोग मुखिया चुनने में कर लिया, उप मुख्यमंत्री देने के संदर्भ में कर लिया, पर खिलाड़ी तो कम से कम कुछ अनुभवी रखी है। तो जो टीम वो तैयार करके दे रहे हैं उस टीम में अधिकांश नाम वरिष्ठता के आधार पर स्थान पा रहे हैं। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें योग्यता के आधार पर भी स्थान मिलना चाहिए, ये भावना है। जैसे अमर अग्रवाल उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस प्रकार की नीति का अनुसरण करती हुई दिख रही है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप अमर जी, धर्मजीत जी, धर्मलाल जी, मोहले जी के संदर्भ में चर्चा करते रह जाएं और पता चला बेलतरा से जीते सुशांत शुक्ला आपको शपथ लेते हुए दिख जाए। आप ऐसे ही अजय चंद्राकर और तमाम नामों पर बात करते रह जाएं और पता चला कि दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू को शिकस्त देने वाले ललित चंद्राकर मंत्री के तौर पर दिखाई दे जाए। रायपुर के संदर्भ में राजेश मूणत और ब्रजमोहन अग्रवाल जी के विभाग बांटते रह जाएं और पता चला कि उड़िया समाज से आने वाले पुरंदर मिश्रा की शपथ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चौंका रही है। इतने तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के होते हुए भी आज जिन चेहरों को सामने लाया गया है वो कभी राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहे। विष्णुदेव साय कभी राज्य में मंत्री नहीं रहे, अरुण देव साय कभी राज्य में विधायक और मंत्री नहीं रहे, और इससे पहले विजय शर्मा कभी भी विधायक नहीं रहे। क्या यह अचंभे की बात नहीं कि विजय शर्मा विधायक की शपथ बाद में लेंगे और उप मुख्यमंत्री की शपथ पहले लेंगे? तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कुछ नए किस्म के प्रयोग भाजपा कर रही है। नए चेहरे भी उसी के तहत मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। इस उम्मीद के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।